करेंगे अगर मोदी जी जीत के आते हैं तो। एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी आवर वेरी डियर ओल्ड फ्रेंड धनंजय जुनरकर साहब। धनंजय जुनरकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। एडवोकेट धनंजय जुनरकर साहब, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जुनरकर साहब, तो वही मैं हर एक से पूछता रहता हूं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है साहब ये देख करके कि राहुल गांधी जी की जो रैलीज हैं, जो उनका रोड शो है, अरे बाप रे बाप, कितने लोग आते हैं यार उसमें। तो मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी की लहर है। लहर है क्या, वेव है राहुल गांधी की, आपको लग रहा है? बिल्कुल सर, ये इसको दो तरफ से इसका इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं कि लहर है क्या तो लहर है, पर सिर्फ लहर है क्या तो सिर्फ लहर नहीं। ये दो चीजें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार की सरकार में अहंकार से लोग लिप्त है और काम कर रहे हैं, उसके प्रति गुस्सा भी लोग इस माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चल रहा है उसके साथ हम लोग नहीं है। और दूसरा सर, भारत की जो जनता है हमेशा उसने जो भी नेता जनता के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, जिसने भी अलग अलग पदयात्राएं निकाली है, उस पदयात्रा के अंत में उसको बिल्कुल एक अच्छा फल और एक अच्छा आशीर्वाद भारतीय जनता के माध्यम से मिला है। सर कुछ मैं यात्राएं आपको गिना सकता हूं, जैसे दांडी यात्रा हमने 1930 में देखी थी 390 किलोमीटर। चंद्रशेखर जी की भारत यात्रा थी 1983 में सर 4260 किलोमीटर। राजीव गांधी जी की संदेश यात्रा थी 1985 में। आडवाणी जी की 1990 में रामरथ यात्रा थी 10,000 किलोमीटर। बीजेपी की एकता यात्रा थी 1991 में 15,000 किलोमीटर। वाईएसआर रेड्डी की यात्रा थी 2003 में 1500 किलोमीटर। चंद्रबाबू नायडू जी की थी 2013 में 1700 किलोमीटर। जगन मोहन रेड्डी जी की थी 2017 में 3600 किलोमीटर। दिग्विजय सिंह की थी 2017 में 3300 किलोमीटर। और अभी आपके सामने भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा, ये आप देख रहे हैं। तो इन्होंने चल के भी लोगों में जाना सही समझा। बारिश थी, बारिश के दिन थे, ठंडी थी, ठंड का मौसम था, वो चलते रहे। अभी आज जिस प्रकार से उन्होंने मणिपुर से लेके आप पूरा देख रहे हैं, लोग जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, और एक बड़ा एरिया उन्होंने इस माध्यम से कवर किया है। तो लोग जुड़ रहे हैं सर। आप ये पेमेंट दे के आप एक एरिया में, एक मंडप में कहीं आप अरेंज कर सकते हो। पूरे देश में आप इतने लोग आप नहीं ला सकते। सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे सर 50-50 हजार आदमी, लाख आदमी, 2-2 लाख आदमी साथ में चलते हैं। पहले से 2 घंटा पहले इंतजार करके खड़े रहते हैं। आज की तारीख में लोग पॉलिटिशियन को जिस प्रकार से गालियां देते हैं, उसके बाद आज आप देखिए कि एक पॉलिटिशियन के साथ आदमी जिस प्रकार से चल रहा है, आखिरी आदमी जो चल रहा है वो सर, वो कहां चल रहा है? 5वें 6ठे 10 किलोमीटर के बाद वो चल रहा है। वो राहुल गांधी कहां आगे चल रहे हैं वो उसको मालूम भी नहीं, लेकिन वो उसके साथ चल रहा है। तो ये आप अपने आप में सोचिए। अरे बाप रे बाप, ये कहां का है यार? ये जबरदस्त। हैंग ऑन अ मिनट, ये कहां, ठाणे का है? कहां का है? विल समबडी टेल मी प्लीज, ये कहां का है? किस जगह का है ये? महाराष्ट्र तो है मुझे मालूम है, लेकिन ठाणे का है कि ये धुले वगैरह एरिया? धुले का। हाँ करेक्ट। सर तो आप ये सोचिए कि आप ये सोचिए सर कि ये पब्लिक के आपने 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपया देके, या आपने कोई खाना पीना का कोई कमिटमेंट करके, ये वो भीड़ है क्या? नहीं। क्या लोग, क्या आज आप भारत की जनता के एक समझदारी को आप अपमानित करते हैं जब आप ये सोचते हैं, आप ये बोलते हैं कि ये इकट्ठा की हुई भीड़, मैनेज की हुई भीड़ है, तो ये आप जनता का अपमान है सर। कैन वी ऑल्सो हैव दी काशी फुटेज प्लीज अलॉन्ग विद दिस? 2 विंडो में दिखाइए, और जुनारकर साहब को भी दिखाइए प्लीज। वो काशी वाली जो फुटेज है जरा वो भी दिखा दीजिए। वी सॉ दैट ह्यूज, मतलब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जो मतलब भीड़ थी, और जैसे वो नारे लगा रहे थे, राहुल गांधी जी के पास आने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कोई उनका हाथ छूने की कोशिश कर रहा, कुछ कर रहा। कैन वी हैव दी धुले फुटेज आल्सो इन द अदर? जुनरकर साहब, राहुल गांधी जी ने जो 4-5 चीजें कहा कि भर्ती भरोसा 30 लाख नौकरियां जो बीजेपी सरकार ने नहीं भरा, राहुल गांधी जी भरेंगे। पहली नौकरी पक्की, 1 करोड़ बच्चों को जो ग्रेजुएट बनकर निकलते हैं उनको, पेपर लीक से मुक्ति,
सामाजिक सुरक्षा, गिग सैनिटरी वर्कर्स के लिए, युवा रोशनी, जो यंग इनोवेशन बच्चा जो स्टार्टअप शुरू करने 5,000 करोड़ उनके लिए स्टार्टअप फंड के हिसाब से संभाल के निकाल के प्रोवाइड करेंगे। एक चीज जो गेम चेंजर है, महालक्ष्मी स्कीम। महालक्ष्मी स्कीम जुनारकर साहब ये सबके समझ के बाहर है। 1 लाख रुपया महिलाओं को जो गरीब महिलाओं को हर सालाना 1 लाख रुपया यानी 8,500 के आसपास एक महीने राहुल गांधी जी ने प्रॉमिस किया देंगे। ये जबरदस्त गेम चेंजर हो जाएगा अगर ये आप कर पाए तो। फिर जुनारकर साहब ये बिकॉज हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है, अब तक आपके कर्नाटक सरकार ने भी 2,000 रुपया पर महीने या 1,000 रुपया, गहलोत साहब ने 1,500 रुपया, तो ये 8,500 रुपया, ये कैलकुलेशन बहुत एकदम हंगामा मचाने वाली प्रोविजन है जो राहुल गांधी जी ने कहा। क्या ये सब होगा पूरा? राहुल गांधी गारंटी? सर बिल्कुल, ये देखो एक कोशिश है हमारी, और आप किसी भी एक विद्वान पंडित आर्थिक जो उसके ऊपर जिसका अभ्यास है, जब तक आप ग्रास रूट में गरीबों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा और उनका खर्च करने की उनकी स्थिति जब तक बढ़िया नहीं हो सकती, जब तक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जो ताकत चाहिए वो नहीं मिल सकती। क्योंकि परचेसिंग जो पावर है, वो परचेसिंग पावर एक मिडिल क्लास के पास एक जितना सैलरी है उसके हिसाब से है, लेकिन जब गरीब आदमी परचेसर बन के मार्केट में आ जाएगा तो उसका जो फ्लो है खरीदने का, और उसके बाद छोटी चीजें जो जिस प्रकार से मार्केट में हर छोटी चीज के टैक्स देने के बाद वो जिस प्रकार से आती है, तो अर्थव्यवस्था को जो एक्चुअली शक्ति मिलती है, तो आज जो इनको मोदी जी को दिखाना पड़ रहा है कि 8.7 में हम जा रहे हैं, जब झूठे वादे और झूठे आंकड़े दिखाना पड़ रहा है, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने जो रोजगार की बात की सर, लेकिन एक चीज है जुनारकर साहब, जो प्रदीप जी ने पूछा उस पर जरा गौर फरमाइए। मैं कोई नकार नहीं रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत बड़ी चीज कही है। दैट आई थिंक इज द फुटेज फ्रॉम काशी, ये काशी की फुटेज है, बनारस की। वो धूले की फुटेज दिखाइए ना प्लीज जी। जुनारकर साहब जरा ध्यान दीजिए प्लीज। अगर आप 8,500 रुपए के करीब एक महिला को देते हैं, 8,500, तो 18 साल की उम्र से ज्यादा की तकरीबन 45 करोड़ के करीब महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर की हिंदुस्तान में। सो 45 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8,500 छोड़ दीजिए, सिर्फ 8,000 से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनता है सर, खुद सोच लीजिए। आपको मालूम है कितना बनेगा वो? इट विल बी मोर देन द साइज ऑफ द बजट। हमारा जो बजट होता है ना, उससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सर। वो कहां से लाएंगे? मेरा वही मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर अब जब जाएंगे तो जो सक्षम है, जैसे हमने वो भी सोचा है ना कि अगर सक्षम है घर, उसके पास उतने पैसे की आवक है, तो उसको हम लोग लाख रुपए का कैसे आप देने की बात करेंगे? आज अगर राशन कार्ड का सर जो 12,000 रुपए सालाना के नीचे आपकी अगर आय है, तब आपको पीला राशन कार्ड मिलता है। आप 12,000 को अगर 12 महीने के हिसाब से कीजिए तो एक फैमिली 1,000 रुपए में अगर उसके घर में 4 जन भी है, तो क्या खाके वड़ा पाव भी खाना चाहेंगे सर 4 आदमी, सुबह एक और रात को एक, तो भी वो 1,000 रुपए 3,84,000 करोड़ बनेगा। तो ये सर ये पूरी चीजें अपने को चेंज इसलिए करनी है सर। तो आपने मुझे ये चीज गिना दी कि ये इम्पॉसिबल है, तो मैंने नहीं कहा इम्पॉसिबल है सर। आई वांट टू नो हाउ इट इज पॉसिबल। नहीं प्लीज सर, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं सर, इफ इट इज पॉसिबल, वंडरफुल। आफ्टर ऑल मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, जब उन्होंने कहा था कि मैं 200 यूनिट बिजली के फ्री में दूंगा, हर एक ने कहा था असंभव है। उन्होंने करके दिखाया ना। आज पंजाब भी दे रहा है, कर्नाटक भी दे रहा है, और तो छोड़िए योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रॉमिस किया है, मोदी जी ने भी प्रॉमिस किया है। आज की तारीख में हर एक कोई प्रॉमिस कर रहा है। तो एक चीज जो पहले असंभव दिखती थी, अब संभव हुई है। अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। तो सर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक कि जो महिला के बारे में हम बता रहे हैं, वो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आने वाली लोगों के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं सर। जो महिला 1,00,000 2 लाख रुपए पगार लेने वाली भी महिला है, 5 लाख रुपए पगार लेने वाली भी महिला है, तो वो उनकी आप उसमें काउंटिंग मत कीजिए। मिडिल क्लास में, यहाँ अच्छे शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो महिला आप मतलब 20 करोड़ के करीब
मतलब किसान 15 से 20 करोड़ के करीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिल सकता है, कहने का मतलब ये हुआ। तो सर आप सोचिए, अगर एकदम गरीब फैमिली है, गांव के खेड़े के, आप सोचिए ना कि ये हो रहा है, तो वो अगर पैसा लेके, वो उनकी क्या जरूरत है सर? अगर लाख रुपए उनके पास आता है तो क्या वो गाड़ी घोड़ा खर्चा करके उस पर खर्चा करने नहीं जाएंगी? वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरतमंद चीजें हैं, अपने छोटे बिजनेस के लिए आगे लगाने के लिए चीजें हैं, बचत गट में पैसा लगाने की चीजें हैं, किसान के हिसाब से जो घर में और जरूरत की चीजें है, उस पर उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट वहां होती है तो ऑटोमेटिकली पैसा वापस मार्केट में आता है और आपकी अर्थव्यवस्था ताकतवर हो जाती है। सर मोदी सरकार फिल्मों को टैक्स फ्री कर दी है और कफन के ऊपर जीएसटी लगाती है। ये जो विरोधाभास है न सर, इस ऐसे विरोधाभास को लेकर आप बहुत बड़ी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारा मेन टारगेट सर, नीचे की सबसे गरीब आदमी, जब तक आखिरी आदमी तक आप नहीं पहुंचोगे सर, देश आगे नहीं बढ़ने वाला। और मोदी जी के माध्यम से इन्होंने जितने भी आंकड़े आज तक गिनाए 10 साल में, कोई भी आंकड़े के ऊपर विश्वास किसी का रहा नहीं। अरविंद सुब्रमण्यम जो थे, अपने एक्स प्रमुख आर्थिक सलाहकार थे, वो उन्होंने ये अभी जो इनका जो जीडीपी का जो चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने जो जो चीजें कही हैं, तो सर आप उसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? कैसे कि क्या अरविंद सुब्रमण्यम जी को कोई जानकारी नहीं है? अगर मैंने कोई फाइनेंस के ऊपर बोल दिया, आप बोल सकते हैं कि इसको कुछ समझ में नहीं आता, मैं कबूल करता हूं, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम जी ये होशियार आदमी है कि नहीं? वो तो खुद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे मोदी जी के, मोदी जी ने किया था उनको। तो वही आप उसको ही कन्विंस नहीं कर पा रहे सर, आप उनको ही कन्विंस करके दिखाओ कि ये जो चल रहा है वो सही है। And Pradeep ji, the point that Dhananjay Dunarkar साहब is making is a very valid point, because even Professor Arun Kumar has said the same thing. What he has said is, Professor Arun Kumar, what he has said is कि आप जो फिगर्स बता रहे हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां पे मेजॉरिटी लोग हैं, they have all lost their jobs, they don't have jobs। जी दुनारकर साहब। सर आप देखो, निजी निवेश, कॉर्पोरेट निवेश जो है ना सर, 2016 से अपना कम है। अर्थव्यवस्था 7% से आपने बताया कि बढ़ रही है, तो निजी खपत तो सिर्फ 3% के आसपास ही है। तो विदेशी निवेश, अपने को एफडीआई का जो निवेश आना चाहिए था, अगर भारत में सब कुछ ही सुंदर सुंदर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर आपको विदेशी निवेश क्यों नहीं आ रहा? वो सब चीजें अगर आप डीप में जाएंगे तो करना पड़ेगा। और जब सर अर्थव्यवस्था इतनी जब आपकी मजबूत है, तो आपके यहाँ रेलवे में, अगर सिर्फ मैं रेलवे को गिनूं तो 2,93,93 लाख की नौकरी वहां खाली रखी पद। गृह मंत्रालय में 1.43 लाख, रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख। सर केंद्र सरकार के 15 प्रमुख विभागों में 30% से ज्यादा पद खाली है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, आपके पास पैसा देने की शक्ति है, तो आप यहाँ जॉब क्यों नहीं दे रहे? सर 67 लाख बच्चे, जीरो फूड बच्चे हैं, जिसको विश्व में जीरो फूड बताया गया है सर। और जीरो फूड की उनकी व्याख्या ये है कि 24 घंटे के अंदर उस बच्चे ने कुछ भी खाना नहीं खाया है। सर इससे शर्मनाक चीज हो नहीं सकती। सूडान, लाइबेरिया, माली, ऐसे लोगों से भी इस सूची में सर हम ऐसे लोगों से भी नीचे है। तो आप ये बताइए, एक तरफ आप बता रहे कि 8.7 में जा रहे हैं, किसके पास पैसा आ रहा है सर? क्या आप लोगों की सैलरी में पैसे, आप बच्चे घर पे आ रहे पैसे, कि आपका सब कुछ अच्छा हुआ? हमारे पास तो आजू बाजू में कोई हमको नहीं दिखाई दे रहा कि उसके लाइफ का जो स्टैंडर्ड था वो और थोड़ा अच्छा हो गया है। और जो गाड़ियां थी वो मोदी साहब और बीजेपी का कहना है कि मोदी साहब गरीबों का मसीहा है, मोदी साहब गरीबों का मसीहा है। जीरो बैलेंस, इंदिरा गांधी जी ने बैंक नेशनलाइजेशन जरूर किया, मगर जो गरीब के जीरो बैलेंस अकाउंट, जो जिस प्रकार से जन धन योजना के माध्यम से सब किए, वो मोदी साहब ने किए। पक्का घर 4 करोड़ लोगों को पक्का घर अगर किसी ने दिया, मोदी साहब ने दिया। हर घर टैप वाटर, नल से जल, इलेक्ट्रिसिटी, हर घर शौचालय, हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन, ये मोदी जी ने किया। बीजेपी का कहना है इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एरियाज में जितने नियरली 100 सब रूरल एरियाज को इलेक्ट्रिफिकेशन देना मोदी जी का एक परम। ये 25 करोड़ पीपल हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। द बीजेपी बोले ये सब चीज जो गरीब कल्याण, गरीबों को उठाना, गरीबों को हर चीज प्रदान करना, ये मोदी जी ने इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं किया जितना मोदी जी ने किया है। जुनरकर साहब आंकड़े नहीं दे रहे हैं, आंकड़े सर, ये सब मैं आंकड़ों पे कोई भरोसा नहीं करता हूं। और मैं तो आपको विनती करता हूं कि आप भी ये सब आंकड़ों पे कोई भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मोदी जी के आंकड़े सब कुछ बोगस है और गलत है।
क्योंकि मोदी जी जिस व्यक्ति की आलोचना करते हैं कि ये सबसे करप्टेड आदमी है, 24 घंटे के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है और फिर उसको यही लोग भारतीय जनता पार्टी का उसको मफलर वगैरह पहना के, शाल उड़ा के, हाथ में झंडा दे के उसको बाद में पोस्ट भी दे देते हैं। तो इनकी बोलने की नीति में चाल चरित्र चेहरा जो बोलते थे, पार्टी विद डिफरेंस बोलते थे, ये सब झूठ है। कुछ समय लगता है सर कि जो आप बहुत मार्केटिंग अच्छा कर रहे हैं ना, तो वो मार्केटिंग झूठ है, ये गलत है, ये समझने में थोड़ा फर्क पड़ता है। आप देश की 30 से 35% जनता को एक धार्मिक कट्टरता की ओर लेके जाएंगे और वो 35% लोग अगर धार्मिक कट्टरता दिमाग में डाल के एक पार्टी को अगर वोट किए चले जाते हैं, फिर वो अच्छे 67-65% लोगों के ऊपर ये लोग राज करते हैं। तो जो 65 जो होशियार है, जो अच्छे से समझदार है कि हमको क्या करना चाहिए, मध्यम मार्ग से चलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ऐसे लोगों पे राज कौन कर रहा है? एक्सट्रीमिस्ट लोग राज कर रहे हैं। तो आप जो जितनी भी आपने मुझे योजना बताई उसमें तो कोई भी गरीबों पे ये काम कर नहीं रहा, गरीबों पे कोई लागू हो नहीं रहा। ये गरीबों के और गरीब बनाने के लिए ये काम हो रहा है। अभी आप समझो, सुबह न्यूज़पेपर आप कोई भी खोल लो, 10, 12, 15 न्यूज़पेपर से सुबह हम लोग नजर मार लेते हैं। कोई भी हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी देश का, कोई भी राज्य का पेपर पढ़ो तो हर पेपर में, हर पेज में आदरणीय मोदी जी की और भाजपा की ऐड है। आप इतनी ऐड पढ़ने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलेंगे चलो थोड़ा रेडियो सुन लेता हूं। आप रेडियो सुनने बैठो तो उसमें भी मोदी जी की ऐड है। आप रेडियो से पक जाएंगे, आप सोचते चलो मैं टीवी का रिमोट लगाता हूं, मैं जरा टीवी देख लूं। आप टीवी चालू करेंगे, सर वहां भी नरेंद्र मोदी जी है। चैनल बंदी करो, फिर दूसरे चैनल पर भी मोदी जी है। आप परेशान होकर आप सोचेंगे चलो मैं रास्ते के ऊपर जाता हूं, जरा माइंड फ्रेश करता हूं। आप रास्ते पे चलना शुरू करो तो हर प्राइवेट बिल्डिंग के बाहर भी लोग ने मोदी सरकार लिखना चालू कर दिया। चौराहे पर हर जगह वो लोग मोदी सरकार करके और मोदी जी के फोटो लगा रहे, पेट्रोल पंप पे लगा रहे, सब जगह लगा रहे। तो ये जो खर्चा हो रहा है सर, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये सब पैसे क्या मोदी जी की भाषा में क्या मामा के घर में से लेके आए क्या सर? ये पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया, जयराम रमेश जी ने आरोप लगाया मोदी जी पे, ये क्विड प्रो क्यो एग्रीमेंट है, ये हफ्ता वसूली है, ये किकबैक्स है, ये मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू शेल कंपनीज है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स करीबन 6000 करोड़ उनको मिला तो बीजेपी को मिला, मगर आज अमित शाह जी ने उसको डिफरेंट स्पिन दे दिया है। बोले हमारा 303 एमपीज है और हमको 20,000 करोड़ में से सिर्फ 6,000 करोड़ मिला, बाकी जो 50 एमपी है, 10 एमपी है, 25 एमपी है, उनको 14,000 करोड़ मिला है। बोले ये इक्वेशन हमारे खिलाफ है। 303 के आप प्रोपोर्शन प्लस एमपी से लिखेंगे तो हमारा ज्यादा 14,000 करोड़ तो हमारा होना चाहिए था, मगर 14,000 करोड़ नॉन बीजेपी पार्टीज को मिला है। बोले ये आंकड़ा तो इसको दर्शाता है कि जितने नॉन बीजेपी पार्टीज है दे हैव गॉट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और जो आपने आरोप लगाया क्विड प्रो क्यो, हफ्ता वसूली, किकबैक, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब आप पे लगता है जुनरकर साहब? सर एक सरकार का एक चरित्र भी होता है कि उस चरित्र के माध्यम से वो कुछ अच्छी चीजें करे तो वो अच्छी चीज करने के ऊपर हम तारीफ भी करेंगे आपकी। लेकिन जैसे सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई खास परहेज नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जी कोई कांग्रेस का आदमी नहीं है। आप उनकी बातें सुन लीजिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोल ये बॉन्ड का जो घोटाला है, इससे बड़ा घोटाला तो मुझे लगता नहीं कि आजू बाजू में 50-100 साल में आजू बाजू के भी कोई देशों में ये हुआ रहेगा। सर आपने जो आंकड़े गिनाए 18,871 की 1000 करोड़ के बॉन्ड की जानकारी अभी तक अपने को मिली है। 3,346 करोड़ के बॉन्ड की जानकारी छुपाई गई है। और ये 18,000 करोड़ में से सर 10,000 के करोड़ के करीब पूरे बॉन्ड जितने हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। अगर आदरणीय अमित शाह जी जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है तो 2019 से लेके आज तक कितना पैसा कहां से आया, ये क्यों छुपा रहे थे? क्यों सुप्रीम कोर्ट को डंडा लेके एसबीआई के पीछे पड़ना पड़ा, तब ये मार्केट में अपने आंकड़े आ रहे हैं। आप बताइए, ये जो बीफ के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, वेज नॉन वेज के इनके इशू है। सर टॉप की जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, इनके ऊपर 2019 के जनवरी में रेड गिरती है और जून जुलाई में फिर वहां से वो लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदते हैं और वो वहां चले जाते हैं। सर ऑक्सीजन से आप और हम लोग परेशान थे, लोग गरीब मर रहे थे, लोग चल रहे थे, हालत खराब पड़ी थी, तभी वैक्सीन वालों से ये लोग वसूली कर रहे थे।
आप ईडी, सीबीआई, आईटी ये सबको लेकर आपने एक प्रकार का सर एक धमकी देना, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी काम करने वाले को डराना और उनको डाका डालना, यही काम आपने किया है। आप इतने ईमानदार है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो सर आपको इतनी जाहिरात और मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको हर संस्था अपने ताबे में लेने के लिए आपको क्यों आप तड़प रहे? आप ईडी को आपने आपका गुलाम बना दिया, आपने सीबीआई को आपका गुलाम बना दिया, आपने आईटी को गुलाम बना दिया। चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष पद था उसका आप देखिए उनकी हालत क्या आपने करके रखी है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी और आज आपके पास पैसे भी नहीं है सर, और आज आपके पास पैसे भी नहीं है क्योंकि आपके अकाउंट सर हमारे जो थोड़े बहुत पैसे है सर, आपने उसके ऊपर भी आपने बंद कर दिया, आपने फ्रीज कर दिया अकाउंट। अब तो आपके पास पैसे भी नहीं रहे सर, आपके अकाउंट से तो पैसे निकाल भी लिए, आज 50 करोड़ और निकाल लिए। सर मैं तो आपको बोलूंगा कि आप हमको कुछ डोनेशन दीजिए और उसमें से हमारा कुछ सर, हमारा तो छोटा चैनल है, हम तो उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस को डोनेशन देगी हमको, लेकिन कांग्रेस के पास कांग्रेस के खुद के पास पैसे नहीं है। आप कहां से दोगे कुछ? आप ईमानदार है सर, आप अगर चैनल छोटा भी है तो कोई उसकी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी में आप बहुत ऊपर एवरेस्ट के ऊपर आप बैठे हो सर। जो बड़े चैनल है ना सर वो ईमानदारी में बेसमेंट में जा चुके हैं सर। आज अगर आप इलेक्टोरल कोर्ट पे आप चर्चा कर रहे हैं सर, तो ये जितने भी अपने बड़े चैनल है सर, इसमें से किसी में दम नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पे लेकिन मेरा ये कहना है सर, मैं छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइडिया बहुत अच्छा है, लेट्स बी वेरी क्लियर, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कांग्रेस को नहीं मिला, कांग्रेस को भी 1000 करोड़ मिले हैं। मेरा ये कहना है कि आखिर में लोगों को ऐसी कोई स्कीम बनानी पड़ेगी आगे जाकर के, भले आपकी सरकार आ जाए, जो भी सरकार हो, कि जहां पर कैश में नहीं व्हाइट मनी और उसके ऊपर कोई मतलब आपत्ति नहीं होनी है। देखिए साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बाकी हर जगह पे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने नाम से करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस के पास जो पैसे आए वो भी तो भारत के बिजनेसमैन है ना सर, भारत के कॉर्पोरेट हाउसेज है ना सर। पूरी बात सुन लीजिए, मैं मानना पड़ेगा उनके जिगर की दाद देनी पड़ेगी, दे डिजर्व अ मेडल, उनको तो परमवीर चक्र देना चाहिए कि आप लोगों को उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दे दी। जी अब आप बताएं, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर। नहीं बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूं। मैं आपको आपके चैनल को और आप दोनों को मैं दिल से सलाम करता हूं सर, कि इतने खतरनाक समय पे जब भी कोई भी पत्रकार चलने की हिम्मत नहीं कर रहा, सब लेट गए हैं, पूरे पत्रकार समाज पूरा लेट चुका है। ऐसे समय पे सर आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपकी ईमानदारी एवरेस्ट के ऊपर है। और ये जो आज हमारे दूसरे जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए की ओबी वैन लेके दौड़ रहे हैं सर, उनको अंदर दिल में कोई आत्मविश्वास नहीं है, वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं। आत्मा परीक्षा करेंगे तो वो बोलेंगे कि खाली वो जिंदा है इसलिए क्योंकि वो मरे नहीं है, वो बाकी वो पीएम पोस्टमार्टम करने की लाशें वो ओबी वैन में लेके माइक लेके दौड़ रहे सर, उसमें कोई जिंदा नहीं है। आज प्री पोल सर्वे के ऊपर सर वो लोग प्रोग्राम ले रहे हैं। तो ये बताइए जुनारकर साहब, उन्होंने प्रोग्राम लेना चाहिए था सर। जुनारकर साहब, हमारा आदर है सबके लिए, हर एक की कोई ना कोई मजबूरी रहती है, हर एक का मजबूरी नहीं, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग अलग रहती है, विचारधारा अलग रहती है। हम लोगों की यहाँ पे जरा अलग है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब आप चुनाव लड़ेंगे कैसे? आपके तो सारे अकाउंट बंद हैं, अब क्या करेंगे आप? सर ऐसा है कि नहीं, प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस अगर नया अकाउंट खोलती है उसको भी इनकम टैक्स पकड़ लेगा, क्या करेंगे आप फिर? कुछ सोचा है इसके बारे में? सर ऐसा है कि देखो कि लोगों के दिल के अंदर आपका जो अकाउंट खुल गया है, उस अकाउंट को आपको वहां आईटी नहीं पहुंच पाएगी। जो लोग आपकी रैली में अपने सुबह 4 बजे दौड़ के आ रहे हैं सर, वो ईडी सीबीआई के भय को नकार चुके हो कि भाई उनको जुगाड़ दिया कि ये नहीं, हमको नहीं डर लगता, 5 बजे आपके साथ हम आने को तैयार है, 6 बजे आने को तैयार है। और आपने और एक अच्छा सेंटेंस बोला कि सर 1000 करोड़ भी कांग्रेस को मिला है तो उनके जिगर को मानना पड़ेगा। तो सर ऐसे जिगर वाले पैसे वाले भी है जो सच्चाई के साथ चलना पसंद करते हैं। इतने ईडी सीबीआई और आईटी के भय के बावजूद उनका चरित्र नीट एंड क्लीन है। उनको मालूम है कि मैं कितना भी करूं तो मेरे घर की अगर बेल ईडी सीबीआई मार भी देगी तो मेरे पास छुपाने के लिए चोरी कुछ नहीं है। ऐसे लोग भी पैसे वाले हैं और आप जैसे ईमानदार पत्रकार भी है। तो जब ऐसे लोग भी है, पत्रकार भी है, व्यापारी भी, और
रास्ते के ऊपर जनता आवाज देके तैयार है जिंदाबाद करने के लिए, तो ऐसे समय पे आपका वो दिया बुझ रहा है। लेकिन सर मैं तो सोच रहा हूं कि सर हमारी आंधी आ रही है। सर आपका टैगलाइन बहुत जबरदस्त है, आईएनसी महाराष्ट्र का डरो मत, और राहुल गांधी जी एकदम पोस्ट में डरो मत। दैट इटसेल्फ शोज दैट आप अभी निश्चिंत होकर बिना डरे आप लड़ने वाले हो। मगर आज अमित शाह जी ने जो एक हाईलाइट कर दिया, बोले कि हमने महाराष्ट्र में कोई पार्टी को नहीं तोड़ा, कोई पार्टी को हमने तोड़ा, हमने कोई पार्टी को नहीं तोड़ा, पुत्र माया और पुत्री माया ने इन दो पार्टियों को तोड़ा है। पुत्री माया है सुप्रिया सुले, पुत्र माया है आदित्य ठाकरे। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ये चाहते थे कि आदित्य ठाकरे सीएम बने, और जो जितने भी वरिष्ठ नेता है उद्धव ठाकरे के गुट में वो सब टूट के निकला, क्योंकि ये उनको बर्दाश्त नहीं था कि कोई बच्चा को सीएम चीफ मिनिस्टर बनाए। पुत्री मोह सुप्रिया सुले, वही पुत्री मोह ने पूरे पार्टी तोड़ के अपने, तो बोले हमने कुछ नहीं किया। पुत्र मोह और पुत्री मोह ने ये दो पार्टियों को डेसिमेट किया। जोनकर साहब, डू यू थिंक इज टेलिंग द राइट थिंग अमित शाह जी? सर अमित शाह जी जितना तो झूठ बोलना और डंके की चोट पे झूठ बोलना, सर उतनी तो कैपेसिटी पूरे देश में कोई पॉलिटिशियन में नहीं है कि इतना एक झूठ बोलते हैं। सर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आज, सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो सबसे ज्यादा सीटें आज की तारीख में बीजेपी के पास थी, सब कुछ उनके पास था। उसके बावजूद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस से डरते हैं, उसके बावजूद वो शिवसेना से डरते हैं, उसके बावजूद वो कांग्रेस से डरते हैं, और उनके पीछे ईडी सीबीआई का भय लगा के उनको कुछ ना कुछ मजबूरियां दिखा के वो साथ में लेके वो अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। आप अगर ताकतवर हो और जनता को आपकी चीजें मान्य है और आप निष्कपट हो और चाल चरित्र चेहरा की आप हमेशा बात करते हो, तो फिर आपको इनको खड़ा रखने की जरूरत ही नहीं। जो जिस प्रकार जिसपे केसेस से अलग अलग प्रकार के घोटालों की जांच चल रही है, जिसके ऊपर आप आरोप करते हो रात को, और सुबह 4 बजे आप उसके साथ सत्ता करने के लिए आप वहां गठबंधन करके उनके साथ शपथ विधि कर लेते हो। जो आपको खिलाफ लड़ते हैं उसके घर पे ईडी सीबीआई का भय देते हो। जो अगर इसके बावजूद अगर जीत के भी आ गए, आप उसको खोके सरकार उनको खोके दे के घर पे बुला लेते हो। अगर मान लो आपके खोके भी सामने वाला नहीं ले रहा, वो चोरी भी नहीं कर रहा, ईडी सीबीआई को भी नहीं डर रहा, वो सच्चा है, तो फिर ऐसे आदमी को आप क्या करते हो, राज्यपाल के माध्यम से आप उसका कोई काम होने नहीं देते हो। उसने भेजे हुए लोकशाही के माध्यम से भेजे हुए एक एक बिल के ऊपर राज्यपाल 2-2 साल तक बैठ जाते हैं, वो बिल आगे भेजने को देते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 2-2 बार 3-3 बार बताया कि आप ये क्या कर रहे हो, आपका क्या अधिकार है, आप लोगों की क्यों समझते? बात हो गई जुनकर साहब, छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। कल रैली है, सुनने में यह है कि बहुत बड़ी रैली होने वाली है। ये भी सुनने में आया कि मुंबई की शायद सबसे बड़ी रैली होगी शिवाजी पार्क की, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार जी की एनसीपी सब मिल करके ये रैली कर रहे हैं, तो मतलब जबरदस्त होने वाला है काम। लेकिन आप ये बताएं, आज की तारीख में आपकी 3 सरकारें पूरे देश में, कर्नाटक में, मतलब जहां पर आप खुद मेजॉरिटी में हैं, मैं झारखंड वगैरह उधर की बात नहीं कर रहा हूं, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, क्या इन 3 राज्यों में आपने ऐसे काम कर लिए हैं जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होकर के आपको शायद 100-150 से ज्यादा सीटें दे दें? क्योंकि अभी तो जो अनुमान आ रहे हैं उसके मुताबिक तो लोग ये कह रहे हैं कि भले ही इतनी भीड़ आ रही हो राहुल गांधी जी की, बाकी सब चीजें आ रही हों, 50 का भी आंकड़ा पार करना आपके लिए मुश्किल होगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। जी बताएं सर। ऐसा वही लोग बोल रहे हैं जो पूरे बीजेपी से और बीजेपी के मार्केटिंग से हिप्नोटाइज हो गए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर पूरा ईमानदारी से अगर ये चले और आप जैसे और 4 चैनल भी हमको सपोर्ट करें और पूरी ईमानदारी को, खाली तथ्यों को सामने रखे, तो सर ये भारतीय जनता पार्टी 110, 120, 125 के आगे भी नहीं जाएगी अकेले खुद भारतीय जनता पार्टी। और उसके जो अलग अलग उसके जो भी जो है समूह गठ, जो भी अलायंस है, वो उनको मैं अलग गिनता हूं। महाराष्ट्र में 48 सीट है, 48 सीट में से ये लोग 8, मैक्सिमम 8, मिनिमम 5, 9वां आंकड़ा इनको मिलने वाला नहीं है। अगर इनमें बीजेपी को एनडीए को, सर बीजेपी और पूरी उसकी अलायंस, एक तो बीजेपी अजित दादा पवार और एकनाथ शिंदे, इन लोग को 2-2, 3-3 सीट भी दे दे तो बहुत बड़ी बात होने वाली है।
इन लोग को कोई वैल्यू नहीं, वहां वो चुपचाप बैठे हैं, उनको दम मार के रखा हुआ है कि जैसे तुमको चुपचाप दिया है, अपना चुपचाप बैठो, और आगे तुम्हारा किसका ग्राम पंचायत चुन के आने वाला कोई आदमी है नहीं, तुम्हारा लोकसभा मांगने का हिम्मत मत करो। लोकसभा उनको मोदी जी के चेहरे पे अगर लड़नी है तो फिर कैंडिडेट भी बीजेपी का जाएगा, उनका कौन उनको पूछने वाला है? तो कौन उनके पास कितनी सीटें आएंगी सर? 8 सीटें। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जितने भी लोग उनके पकड़ लो आप, एक्चुअली वो किसको कुछ दे ही नहीं रहे, कितने भी खड़े कर लो, मैक्सिमम 8, और आपके सम्मान के लिए थोड़ा और 2 सीटें बढ़ाता हूं 10, उससे ज्यादा उनकी 38 सीटें आपकी आ रही है सर। बिल्कुल हमारी तीनों पार्टियों की मिलके आएगी। बेईमानी अगर नहीं हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, लोगों को वोटिंग मशीन तक पहुंचने दिया गया, गड़बड़े नहीं की और सब कुछ अच्छा हुआ, तो ये दृश्य आपको महाराष्ट्र में दिखाई देगा, यही दृश्य आपको साउथ में दिखाई देगा। और जहां जहां खाली धर्म के ऊपर ये लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, उतना थोड़ा आप माइनस कर दो तो फिर भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं नहीं दिखाएगी। प्रदीप जी, तो आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बीजेपी इज ऑलवेज, बिकॉज जो आपने बोला गरीब से गरीब, स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स, सेल्फ रिलायंस, 1 लाख बेनिफिशियरीज, स्टार्टअप्स, स्पेस मिशंस, ब्रिज और टनल, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर अनलीश कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। मोदी जी ने बोला कि मोदी जी इज फॉर डेवलपमेंट, और इंडिया अलायंस जो है वो मिस गवर्नेंस, करप्शन एंड एंटी नेशनल एजेंडा। जुनरकर साहब, ये मोदी जी खुद कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस is for misgovernance, corruption and anti-national agenda. सर मोदी जी जितना पहले मोदी जी को लोग बहुत गंभीरता से लेते थे ना 5 साल पहले, वो अभी सिस्टम चला गया है। मोदी जी इन्होंने जितने करोड़ रुपया खर्चा करके राहुल गांधी जी की जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने की जो कोशिश की, वो लोगों को मालूम पड़ गई। तो जब सच्चाई सामने आती है ना, तो फिर आपको धीरे धीरे मालूम पड़ने लगता है कि लोकशाही का, जनतंत्र का सच्चा विलन कौन है। तो ये मोदी सरकार है, ये लोकशाही का सच्चा विलन है। और आप जो घड़ी घड़ी ये बोल रहे हैं ना कि सर जीरो फाइनेंस में, जनधन में अकाउंट खुला, तो उसको मैं आपको नॉलेज के लिए सर मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ सर। आप साइबर लॉ की जो कंप्लेंट्स आ रही है सर, साइबर लॉ के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको आप जब ढूंढ के पीछे चले जाते हो ना, तो उसका अकाउंट मिलता है ये गरीब का जीरो वाला अकाउंट। और जिसके नाम का अकाउंट है वो बेचारे को कुछ मालूम नहीं कि अपने नाम का अकाउंट किसी ने खोला हुआ है, और सामने मुंबई जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में साइबर के पैसे आपके घोटाले होके वो वहां चले जाते हैं, वहां से आदमी आगे के चला जाता है। और वो ऐसे केस हमारे पास आ रहे सर कि जो पैसा आपके अकाउंट से निकाल लिया एटीएम में से, वो एटीएम के कैमरा को भी ऐसा हाई करता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये जनधन का जो ये और भी घोटाला है, जो लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चा आदमी है, गरीब आदमी है, जिसका जीरो बैलेंस आपने किया, उसको मालूम ही नहीं है सर कि उसके अकाउंट में क्या है। वो भी सब बहुत मजा आता है आपसे बात करके बहुत मजा आता है। आप कोई ना कोई नई जानकारी, कोई ना कोई नई सूचना जरूर लेकर के आते हैं सामने। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के लिए बहुत जबरदस्त रैली होने वाली है, सुनने में आया है। आज भी जो हमने देखा मुंबई के अंदर, जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आए, जबरदस्त सर, क्या क्राउड था देखने वाला। और आपका चेहरे पे वो जोश भी दिख रहा है कि राहुल जी यहाँ पर आए हैं और जबरदस्त तरीके से होने वाला है। वंडरफुल, ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर टुमारो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। पर आपका आशीर्वाद और आप दोनों का प्रेम उतना ही हमको चाहिए, उसके सिवा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। सर वो हमेशा ही रहेगा। जय भवानी, हर हर महादेव। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। But the Congress is rejuvenated, and so is Mr. Sharad Pawar's NCP. I mean, I can see it. They are ready to fight. They are full of it, and at the moment with us.